आज का थर्ड ईयर का मेरा ये पहला लेक्चर है और आज का जो लेक्चर है कुछ क्वेश्चंस और उसके आंसर्स इस फॉर्मेट में हम कवर करेंगे ताकि हमारे डिस्कशन को एक डायरेक्शन रहे और कम समय में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करें। तो आज का हमारा पहला सवाल ऐसा है जो शायद आपके भी मन में रहेगा या फिर आपने सीनियर से भी पूछा होगा कि पीजीसीईटी का पढ़ाई थर्ड ईयर से करना ज़रूरी है क्या, या फिर मैं उसके आगे थोड़ा और एक्सटेंड करता हूँ कि थर्ड ईयर से अगर किसी को नहीं करना है तो कौन से साल से स्टार्ट कर सकता है। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि पीजीसीईटी का पढ़ाई थर्ड ईयर से करना ज़रूरी है क्या, या फिर अगर किसी को थर्ड ईयर से नहीं करना है तो कौन से साल से वो स्टार्ट कर सकता है। तो अभी इसमें जो पहला जो सवाल है कि थर्ड ईयर से स्टार्ट करें या ना करें, तो ये तो डिसीजन आपका खुद का ही रहता है, लेकिन मैं मेरे अनुभव से शेयर करता हूँ कि पीजीसीईटी की प्रिपरेशन में पिछले 3-4 साल से क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं, उस सिलेबस में हो या फिर समझ लीजिए कि पेपर पैटर्न में हो या फिर कंपटीशन में हो, कि हर जगह से हर लेवल पे क्या क्या चेंजेस हो चुका है मैं आपको डिस्कस करता हूँ। फिर आप खुद ही डिसाइड करना है कि आपको कौन से साल से स्टार्ट करना है। तो सिलेबस के बारे में अगर आप देखोगे, जो पीजीसीईटी का जो सिलेबस होता है ये कहीं भी ऐसे लिखा हुआ नहीं है कि सिलेबस में इतनी चीज़ें आएगी, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। यानी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर सिलेबस के जो कंटेंट्स हैं इसके बारे में कोई भी नोटिफिकेशन अवेलेबल नहीं है। दूसरा ऐसा है कि सिलेबस अगर आप देखोगे तो हर साल कुछ ना कुछ इसमें ऐड हो चुका है। 2017 से एआईपीजीटी यानी एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, अभी इसके 5-6 साल हो चुके हैं और हर साल में अगर आप देखोगे तो कुछ ना कुछ इसमें ऐड हो चुका है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक मेरे अनुभव से शेयर करता हूँ, 2017 में इसमें पहले संस्कृत के क्वेश्चंस ऐड हो चुके हैं, फिर उसके बाद अगले सालों में रिसर्च स्टैट के क्वेश्चंस पूछे जाने लगे, फिर उसके बाद में जो छोटे छोटे माइनर संहिता हैं जैसे वैशेष रत्नावली हो या फिर भाव प्रकाश हो, मादरदान हो, हारित हो, भेल हो, ऐसे छोटे छोटे संहिता के क्वेश्चंस ऐड होने लगे। फिर उसके बाद आयुष जीके जो जनरल नॉलेज है या फिर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो ऐड होने लगे। तो ऐसे अगर आप देखोगे तो हर साल इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होने लगे हैं और सिलेबस बढ़ते ही जा रहा है। तो पहले तो जब 2020 का यानी पहले का समय था, यानी कोविड के पहले वाला का समय, तो उसमें आप देखोगे तो चरक सुश्रुत पढ़ लिया, थोड़ा वाग्भट सूत्रस्थान पढ़ लिया, माइनर संहिता कहीं की छोटे मोटे नोट्स पढ़ लिए तो हो जाता था। लेकिन अभी आप देखोगे तो बहुत यानी चेंजेस आ चुके हैं। एक तो पहले तो ऐसा था कि चरक सुश्रुत भी लोगों से पढ़ना होता नहीं था, लेकिन अभी चरक सुश्रुत तो पढ़ना मस्ट है। उसके साथ में आपको माइनर संहिता जैसे मादरदान हो, भाव प्रकाश हो, हारित हो, बेल हो या फिर भाव प्रकाश, ये सभी संहिता पढ़ना थोड़ा भी ज़रूरी हो चुका है। तो सिलेबस बहुत वास्ट हो चुका है। इसके लिए जो लोग अर्ली स्टार्ट करते हैं उनके लिए बहुत बेहतर है कि उनका रिवीजन के लिए उनको समय ज़्यादा मिलता है और सिलेबस वो इजीली कवर कर सकते हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो थर्ड ईयर से करना भी थोड़ा सा बेहतर अच्छा ऑप्शन है या फिर बेहतर यानी डिसीजन रहेगा किसी को अगर करना होगा तो। बिकॉज अगर वो अभी थर्ड ईयर से स्टार्ट करेगा, थोड़ा चरक पड़ेगा, फोर्थ ईयर में सुश्रुत पड़ेगा, तो फिर बाकी संहिता जो है हारित, भेल, योग, रत्नाकर वगैरह जो भी बाकी आते हैं वो पढ़ने के लिए उसको इंटर्नशिप में थोड़ा समय मिल सकता है। तो थर्ड ईयर से पढ़ना अभी थोड़ा सा ज़रूरी हो चुका है। इसके बाद पेपर पैटर्न के बारे में अगर आप देखोगे तो उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके हैं। 2017 और 18 ये 2 साल अगर आप देखो तो उसमें 2017-18 तक का जो एग्ज़ाम है वहाँ पे एक सिंगल लाइन का यानी क्वेश्चन का पैटर्न था, एक सिंगल लाइन जनरली क्वेश्चन पूछा आता था और उसके 4 ऑप्शन में से फिर अब हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना था। अभी 2020 से 19 के बाद जो 20, 21, 22 जो लास्ट ये जो 3 साल के पेपर हैं इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके हैं। चेंजेस ऐसे कि पेपर बहुत लेंदी हो चुका है, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने में भी बहुत समय लगता है। जैसे एक समझ लीजिए 4 स्टेटमेंट रखे, फिर उसमें से एक राइट कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है, इसे पूछा गया है, तो आपको पूरे 4 स्टेटमेंट पढ़ने हैं, फिर उसके बारे में आपको कम समय में डिसाइड करना है कि इसमें से राइट कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है। या फिर 2 स्टेटमेंट रखे हैं, फिर उसमें से उन्होंने पूछा है कि ऊपर वाला स्टेटमेंट जो है वो असर्शन है, एक स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट फिर उसका सही रीजन है कि नहीं रीजन है। तो ऐसे इन्हें बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। फिर एक राइट कॉलम रखा है, फिर लेफ्ट कॉलम रखा है, फिर उसको पेयरिंग के लिए बोला है कि राइट कॉलम को लेफ्ट कॉलम के साथ पेयर कीजिए, या फिर एक डायग्राम दिया है, फिर डायग्राम के ऊपर आपको ये डिसाइड करना है कि ये कौन सा द्रव्य है। फिर उसमें से भी उन्होंने नाम सीधा नहीं रखा है, फिर उसका एक लैटिन नेम दिया है या फिर समझिए इंग्लिश नेम रखा है उस द्रव्य का, या फिर एक क्लिनिकल केस दिया है, फिर उस क्लिनिकल केसेस में फिर उन्होंने ये डायग्नोस करने के लिए बोला कि ये कौन सा डिसीज है ऐसा। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं जिसके कारण पेपर पैटर्न भी कठिन हो चुका है और सिलेबस तो मैंने पहले ही बोल दिया कि सिलेबस भी बहुत पहले से बढ़ चुका है। तो इस दोनों के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग हो या फिर पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग हो, तो आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे पढ़ना उतना जल्दी आपको इसमें ग्रिप आएगी, या फिर आप जितना लेट करोगे उतना रिवीजन के लिए आपको बहुत कम समय मिलेगा। यानी आप पढ़ तो लोगे लेकिन फिर रिवीजन करना बहुत
मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद तीसरा फैक्टर है कंपटीशन, जो इसके बारे में अभी डिस्कस करूंगा। तो पहले तो मैं सिलेबस में चेंजेस एक्सप्लेन कर लिए, फिर दूसरा पेपर पैटर्न के बारे में बोला, तीसरा है कि कंपटीशन के बारे में। तो कंपटीशन अगर आप देखोगे तो 2020 के पहले वाला समय, जो प्री कोविड का समय जिसको हम जानते हैं, यानी जहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस का ट्रेंड था, तो ऑफलाइन क्लासेस में ऐसा होता था कि जिस सिटी में क्लासेस चलते थे वहाँ के नज़दीक के स्टूडेंट तो पढ़ लेते थे, थर्ड ईयर में हो या फिर फोर्थ ईयर में हो या फिर इंटर्नशिप में हो। लेकिन जैसे ऑनलाइन क्लासेस का ज़माना आ चुका है, ऑनलाइन क्लासेस का जब से ट्रेंड आ चुका है, तो क्लासेस का पेनिट्रेशन हर जगह पे हो चुका है, हर जगह के स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइंस अवेलेबल है। इसी कारण कंपटीशन भी आप देखो तो कई गुना बढ़ चुका है। यानी ये तीसरा जो फैक्टर मैं बोल रहा हूँ, कंपटीशन में भी काफ़ी सारे बदलाव आ चुके हैं। अभी स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो थर्ड ईयर से कोई स्टार्ट करता है, कोई फोर्थ ईयर से कर रहा है, यानी अवेयरनेस पहले से कई गुना बढ़ चुका है। तो ये भी एक फैक्टर है कि जो आफ्टर कोविड मुझे यानी महसूस हुआ कि पहले से कंपटीशन अभी कई गुना बढ़ चुका है। तो तीनों फैक्टर आप देखोगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग हो या फिर पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग हो या फिर कंपटीशन के अकॉर्डिंग हो, तो जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना गलतियां करोगे, गलतियां करने के बाद सीखोगे, और आपकी पढ़ाई को इम्प्रूव करने के लिए आपके पास समय हाथ में रहेगा। वो रिवीजन के लिए हो या फिर समझ लीजिए इम्प्रूवमेंट के लिए हो, तो आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा है। तो आज के डिस्कशन का पहला जो सवाल था हमारा कि थर्ड ईयर से पीजीसीईटी का पढ़ाई करना ज़रूरी है क्या, इसके बारे में मैंने तीनों एंगल एक्सप्लेन कर दिए कि सिलेबस, पेपर पैटर्न और तीसरा कंपटीशन, इन तीनों के अकॉर्डिंग आप जितना जल्दी पढ़ाई स्टार्ट करोगे उतना अच्छा है। समझ लीजिए किसी को थर्ड ईयर से नहीं करना है तो फिर कौन से साल से वो स्टार्ट कर सकता है, तो एटलीस्ट फोर्थ ईयर से करें। और अगर आपने थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर दोनों सालों में समझो चरक और सुश्रुत एक अच्छे से बेस बनाया है, तो फिर इंटर्नशिप में जो माइनर संहिता वाला पार्ट है, जैसे माधवदान है, भाव प्रकाश है, बेशर रत्नावली, हारित, ये छोटे मोटे संहिता जो है इनको कवर करना फिर आपको इंटर्नशिप में आप आसान हो जाएगा। फिर सब्जेक्ट का भी स्टडी, जैसे मॉडर्न हो या फिर समझ लीजिए द्रव्य हो, रसशास्त्र हो, इन सब को पढ़ना, संस्कृत हो, जीके हो, रिसर्च स्टैट हो, इन सब को आप आराम से पढ़ सकते हो इंटर्नशिप में। तो थर्ड ईयर से अगर आप नहीं करते तो एटलीस्ट फोर्थ ईयर से करें, लेकिन थर्ड ईयर से करना आज के टाइम पे एक बेहतर डिसीजन है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि पहले जैसा भी पीजीसीईटी नहीं रहा। पिछले 2022 का अगर आप पेपर देखोगे तो बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। माधव निदान, भाव प्रकाश जैसे छोटे छोटे संहिता कभी पूछे जाते नहीं थे सीईटी में, लेकिन अब इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आने लगे हैं और इसका फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ रहा है। हर साल में सिलेबस ऐड हो रहा है और पेपर पैटर्न पहले से बहुत कठिन हो चुका है। तो इसके लिए थर्ड ईयर से स्टार्ट करना एक अच्छा डिसीजन है, नहीं तो एटलीस्ट आप फोर्थ ईयर से तो स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद दूसरा मेरा क्वेश्चन है जो शायद आपके मन में रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन मैं बोलता हूँ कि थर्ड ईयर से स्टार्ट करना, इसमें फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है। तो देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप रिजल्ट अगर देखोगे, यानी पीजीसीईटी का हमारा जो एआईपीजीटी एग्ज़ाम है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न क्या है किसी भी स्टूडेंट का रिजल्ट आने में, तो होता है रिविजन्स के बाद ही रिजल्ट आता है। आप चाहे किसी भी तरीके से पढ़ लो, आप यानी सीधा पढ़ते जाओ या फिर समझ लो कोई ट्रिक्स बनाओ या फिर समझ लीजिए संहिता से पढ़ो, नोट से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन जब तक आप रिवाइज नहीं करते तब तक आपकी रैंक नहीं बनती। तो इसलिए है कि इम्पोर्टेंट आपको रिवाइज करने के लिए समय हाथ में चाहिए, और जितनी बार आप रिवाइज करोगे, क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट होता है, समझ लीजिए जो स्टूडेंट ब्रिलियंट है वो तो पढ़ लेते हैं और रिटेन कर लेते हैं, लेकिन जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है जिसको एक नहीं, दो नहीं, 10 बार पढ़ने के बाद याद रहता है, ऐसे स्टूडेंट के लिए ये ऑप्शन बहुत अच्छा होता है कि आप जल्दी स्टार्ट करो। बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज़ आप पढ़ोगे फिर बाद में भूल जाओगे, और ऐसे जितना आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे उतना वो परमानेंट मेमोरी में जाता है, फिर धीरे धीरे आपको यानी हैबिचुअल हो जाता है, फिर याद रहता है। तो इसीलिए कि जल्दी स्टार्ट करना, थर्ड ईयर से स्टार्ट करना, इसका सबसे बड़ा फायदा है रिवीजन, और रिवीजन के कारण ही जनरली एआईपीजीटी में रैंक आती है। दूसरा कोई मेजर ऐसा फैक्टर नहीं है कि ट्रिक्स बनाओ या फिर समझ लीजिए किसी भी तरीके से पढ़ो, नोट से पढ़ो, संहिता से पढ़ो, लेकिन रिवीजन के कारण ही रैंक बनती है। रिवीजन करने के लिए आपके हाथ में समय होना जरूरी होता है। दूसरा ऐसा कि नुकसान क्या है, फिर थर्ड ईयर से इन्हें स्टार्ट करने में नुकसान क्या हो सकता है। नुकसान तो बहुत कम है, लेकिन नुकसान ऐसा है कि बस एक ही छोटी जगह पे आपको प्रिकॉशन लेना है कि वो है सैचुरेशन, कि जल्दी आप स्टार्ट करोगे तो सैचुरेट नहीं होना है। सैचुरेट आप अगर हो जाओगे तो फिर आप खुद ही पढ़ाई छोड़ दोगे। इसके लिए आपको बस सैचुरेशन वाला पार्ट हैंडल करना है, और वो सैचुरेट आप नहीं हो पाओगे बिकॉज आजकल के टाइम अगर आप पीजीसीईटी का पढ़ाई देखोगे तो इतना वास्ट है, सैचुरेट होने के लिए समय नहीं मिलता, इतना सिलेबस फास्ट हो चुका है। किसी अगर इंटर्नशिप का स्टूडेंट जो अगर आप 2023 का अगर अभी इस एग्जाम देने वाला है, उसको अगर आप पूछोगे कि आप आराम से पढ़ सकते होगे, तो वो बिल्कुल नहीं बोलेगा कि आराम से पढ़ना होता है, बिकॉज सिलेबस बहुत वास्ट हो चुका है, और इतना वास्ट सिलेबस है कि आप सैचुरेशन
आने के लिए भी समय नहीं मिलता, एक खत्म होने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा सिलेबस यानी हमेशा पेंडिंग रहता है। इसके लिए सैचुरेशन वाला भी पार्ट अभी बहुत ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट हो चुका है। इसके लिए जल्दी स्टार्ट करना एक अच्छा ही डिसीजन है और इसमें नुकसान बहुत कम है, फ़ायदे ज़्यादा है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है कि ऑल इंडिया में कितने सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं और उसमें से कितनी रैंक आने के बाद हमें गवर्नमेंट सीट मिल सकता है। तो ऑल इंडिया में देखोगे तो आप 25,000 से लेकर 30,000 नियरली 30,000 स्टूडेंट एग्जाम देते हैं। उसमें से 700 तक आपकी अगर रैंक आती है ऑल इंडिया में तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकता है। अभी इतनी जितनी सीट्स अवेलेबल उसके अकॉर्डिंग मैं ये आंसर मैं दे रहा हूँ कि 30,000 स्टूडेंट जनरली एग्जाम देते हैं और उसमें से 700 रैंक के अंदर की अगर आपकी रैंक बनती है इस 30,000 स्टूडेंट में तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकते हैं। यानी नियरली ये प्रोपोर्शन अगर आप देखो तो 2.5% समथिंग कुछ होता है, 2.5% से भी कम मैंने सक्सेस रेट है। तो 30,000 स्टूडेंट में से आपको 700 स्टूडेंट के अंदर अगर आपकी रैंक बनती है तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकता है। और फिर उसमें से समझ लीजिए एडेड वाला सीट अलग है, फिर प्राइवेट का अलग है, फिर डीम यूनिवर्सिटी जैसे DY पाटिल या फिर समझ लीजिए भारतीय विद्यापीठ वो अलग अलग होती है। लेकिन ये गवर्नमेंट सीट जहाँ पे हर महीने में आपको कुछ स्टाइपेंड मिलती है तो वो अगर आपको ये आपका गोल है तो उसके लिए आपको एक 700 रैंक से पहली वाली रैंक आपको चाहिए नियरली 30,000 स्टूडेंट्स के बीच में। तो ये प्रोपोर्शन अगर आप देखो तो 2.5% से भी कम यानी परसेंटेज ये सक्सेस रेट होता है। इसके लिए ये भी अगर आप प्रोपोर्शन याद रखोगे तो भी जल्दी स्टार्ट करना एक बेहतर डिसीजन है। इसके बाद नेक्स्ट एकदम बेसिक सवाल होता है कि PGCET जो है कितने क्वेश्चंस उसमें होते हैं और उसके लिए मार्क्स कितने हैं। तो पेपर अगर आप देखोगे तो पहले 100 क्वेश्चंस का पेपर रहता था, अभी उसमें 20 क्वेश्चंस उन्होंने ऐड कर दिए हैं, 20 क्वेश्चंस ऐड कर दिए तो फिर 120 क्वेश्चन का हमारा पेपर रहता है और उसके लिए हर एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क, इसके लिए फिर 480 मार्क्स का हमारा पेपर रहता है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि 120 क्वेश्चन का हमारा पेपर है और हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलते हैं तो टोटल हमारा 480 मार्क्स का पेपर बनता है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग अप्लाई है। नेगेटिव मार्किंग कैसे होता है कि समझ लीजिए किसी भी क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व नहीं किया, यानी छोड़ दिया, पूरा डिफिकल्ट है इसके कारण छोड़ दिया, तो वहाँ पे आपके 4 मार्क्स उसके वहाँ पे माइनस हो जाएंगे। ठीक है, मैंने पहला कंडीशन बोल दिया कि किसी भी क्वेश्चन को अगर आपने पढ़ने के बाद आपको लगता है कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मुझसे नहीं होगा, आपने सॉल्व नहीं किया, आपने छोड़ दिया, तो वहाँ पे आपके 4 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। और दूसरा कंडीशन ऐसा है कि किसी क्वेश्चन का अगर आपने पढ़ लिया, आपको लगता है कि थोड़ा ट्राई करते हैं, ट्राई करने के बाद अगर आपका वो क्वेश्चन गलत होता है तो 4 की जगह पे आपके 5 मार्क्स वहाँ पे माइनस हो जाएंगे। 2 कंडीशन है, अगर आपने सवाल छोड़ ही दिया पूरा, यानी पढ़ने के बाद आपको लगता है डिफिकल्ट है, छोड़ दिया, तो 4 मार्क्स माइनस हो जाएंगे वहाँ पे। और सॉल्व करने के बाद अगर गलत होता है तो आपके 4 की जगह पे 5 मार्क्स वहाँ पे माइनस होंगे। तो इस तरीके का मार्किंग सिस्टम हमारा है। 120 क्वेश्चन का पेपर है, 480 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स होते हैं। आपने सवाल छोड़ दिया तो 4 मार्क्स माइनस हो जाएंगे, और समझ लीजिए सॉल्व किया और फिर गलत हो गया तो फिर 4 की जगह पे 5 मार्क्स आपके माइनस हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि थर्ड ईयर के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है और उसका PGCET में वेटेज कितना है। तो थर्ड ईयर के सिलेबस में अगर देखोगे तो चरक उत्तरार्ध आपके सिलेबस में, जिसमें चिकित्सा स्थान है, कल्प स्थान है, सिद्धि स्थान है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्थान जो है चिकित्सा स्थान है, जिसका नियरली आप देखोगे तो 13 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं नियरली। एक PGCET के एक पेपर में 120 क्वेश्चन में से पकड़ लीजिए 15 क्वेश्चन, तो नियरली 60 मार्क्स का क्वेश्चन का सिलेबस यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो डिफिकल्ट भी है याद रखने के लिए। 30 अध्याय है, 30 अध्याय है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट अध्याय है ये। और यहाँ पे नियरली 60 मार्क्स का सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। 13 से लेकर 15 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। सिद्धि स्थान पे पकड़ लीजिए 2 सवाल आ सकते हैं, कल्प स्थान पे 1 सवाल आ सकता है। नियरली पूरी चरक संहिता का उत्तरार्ध का आप देखोगे तो नियरली एक 17-18 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऐसा कि बाल रोग का जो आयुर्वेदिक पार्ट है, जो काश्यप संहिता वाला पार्ट आप इसी साल में हम कवर करेंगे। तो काश्यप संहिता का नियरली 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। पिछले 2-3 साल से इसका वेटेज काफ़ी बढ़ चुका है, 7 से 8 क्वेश्चन नियरली यहाँ पे आते हैं नियरली। तो एक 25 से लेकर 30 मार्क्स का सिलेबस यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा, 30 मार्क्स का। फिर टॉक्सिकोलॉजी में हम आयुर्वेदिक पोर्शन में सुश्रुत कल्पस्थान भी कवर करेंगे, क्योंकि सुश्रुत कल्पस्थान ऐसा है कि जहाँ पे विष का पूरा वर्णन मिलता है, तो इसी साल में वो कवर कर देंगे, जिसमें एक नियरली 2 से लेकर 3 सवाल होते हैं। और फिर उसका मॉडर्न पार्ट या फिर समझिए गायनेक एंड ऑप, स्वस्थ रोग, ये सब मिला के अगर आप देखोगे तो नियरली 100 से लेकर 120 मार्क्स का सिलेबस आपका यहीं पे कवर हो जाएगा थर्ड ईयर में।
जिसमें आयुर्वेदिक पोर्शन हम काफ़ी सारा कवर करते हैं क्योंकि हम एक्स्ट्रा भी बहुत सिखाते हैं। तो नियरली 120 क्वेश्चन यानी 120 मार्क्स पकड़ लीजिए, 480 में से जो सिलेबस हम कवर करेंगे 120 मार्क्स का यहाँ पे कवर हो जाएगा थर्ड ईयर का पूरा। उसमें यूनिवर्सिटी भी हो जाएगा और पीजीसीईटी भी हो जाएगा, बिकॉज दोनों तो सेम ही पढ़ना है। तो नियरली इतना हमारा वेटेज यहाँ पे कवर होता है थर्ड ईयर के पूरे सिलेबस में, जिसमें मैंने बोला कि चलो उत्तरार्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, चिकित्सा स्थान उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर काश्यप से तभी इसी साल में कवर करेंगे, सुश्रुत कल्पस्थान में कवर करेंगे। और इसी सिलेबस में जो आपकी मॉडर्न पार्ट है, टॉक्सिकोलॉजी हो, फॉरेंसिक साइंस हो, बाल रोग का जो मॉडर्न पार्ट हो, पेडियाट्रिक हो या फिर गायनेक का हो, तो मॉडर्न का पूरा पार्ट सीईटी के अकॉर्डिंग हम इसी साल में पढ़ाएंगे। तो नियरली 120 मार्क्स का सिलेबस आपका इसी साल में कवर हो जाएगा। फिर बाकी फोर्थ ईयर इंटर्नशिप का तो अलग है, लेकिन इसी साल में पूरा आपका 100 से लेकर 120 क्वेश्चन यानी मार्क्स है वो आपके कवर हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट के मन में होता है, सर क्लास का पैटर्न कैसा है? तो देखिए क्लास के पैटर्न में जनरली मैं 3 सेक्शन एक्सप्लेन करूंगा। पहले होता है सिलेबस में जो लेक्चर्स वाला पार्ट है आपके, फिर दूसरा नोट्स और तीसरा टेस्ट। तो लेक्चर जो होते हैं क्लास के एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, जो आयुर्गाइड नाम का ऐप है, आयुर्गाइड ऐप या फिर आयुर्गाइड V2 नाम का भी हमारा ऐप अभी आ चुका है। V2 जो एंड्रॉयड और iOS दोनों पे भी चलता है। तो याद रखिए कि दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, एक एंड्रॉयड वाला प्लेटफॉर्म जो होता है, दूसरा एप्पल वाला है जो आईफोन वाला है, वहाँ पे भी अवेलेबल है। और आयुर्गाइड V2 वर्जन 2 ऐसे नाम है उसका, V2 ऐसे शॉर्ट फॉर्म में है। और ये दोनों समझ लीजिए आयुर्गाइड हो या फिर आयुर्गाइड V2 हो, दोनों ऐप पे भी आप लेक्चर देख सकते हो या फिर सुन सकते हो। कुछ लेक्चर्स ऑडियो फॉर्मेट में, कुछ वीडियो फॉर्मेट में है। सब्जेक्ट्स के मोस्ट ऑफ द जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे वीडियो बना दिया है। और ऑडियो फॉर्मेट का ये फायदा होता है कि ऑडियो में फाइल छोटा बनता है, कम इंटरनेट कंज्यूम होता है, कम डाटा कंज्यूम होता है, आराम से आप सुन सकते हो। दोनों भी लेक्चर ऑडियो हो या फिर वीडियो आप डाउनलोड करके एप्लीकेशन पे रख सकते हो, जहाँ पे आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम रहेगी तो आप डाउनलोड करके सुन सकते हो। ऐसे नहीं कि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रहा है तो फिर आप उसको डाउनलोड करके बाद में आप आराम से सुन सकते हो या फिर देख सकते हो। देन दूसरा पार्ट होता है कि टेस्ट का। टेस्ट के देखिए कि बहुत सारे टेस्ट हमारे एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, जो हर अध्याय का टेस्ट होता है, चरक का, समलजी या होप है, सुश्रुत का हो, काश्यप का, जितने भी हमने सिखाया पोर्शन है उसके हर एक अध्याय के समलजी या फिर हर एक सब्जेक्ट के प्रैक्टिस टेस्ट आपका अवेलेबल होते हैं और आप मल्टीपल टाइम सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए कोई ऐसा अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। तो टेस्ट वाला सेक्शन भी बहुत अच्छा है कि टेस्ट वाला आप कितनी बार भी टेस्ट सॉल्व कर सकते हो और हर जगह के टेस्ट एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल रह जाएंगे। देन तीसरा ऐसा होता है कि नोट्स सेक्शन वाला ऐसे कि नोट्स क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर PDF आते हैं, आप जेरोक्स या फिर प्रिंट कर सकते हो। नोट्स वाला सेक्शन हम हार्ड कॉपी क्लास की तरफ से नहीं देते, लेकिन सॉफ्ट कॉपी में आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा। आप कितनी बार भी उसको प्रिंट निकाल सकते हो या फिर जेरोक्स कर सकते हो। तो नोट्स आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएंगे। टेस्ट वाला पार्ट होता है वो टेस्ट प्रैक्टिस मोड में आप एप्लीकेशन के ऊपर सॉल्व कर सकते हो और लेक्चर भी एप्लीकेशन के ऊपर आप देख सकते हो। ये छोड़ के और एक पार्ट होता है कि क्लास में डिसिप्लिन रहे और आपका पढ़ाई होते रहे, इसके लिए एक वीकली मेजर टेस्ट होता है। वीकली या फिर समझ लीजिए 8 से लेकर 9 दिन में ये टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट का सिलेबस आपको दिया जाता है ग्रुप पे और इसके लिए रिलेटेड नोट्स या फिर समझ लीजिए लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन के ऊपर। और ये सभी सिलेबस आपको उसी समय में कंप्लीट करना है, जो 7-8 दिन का जो आपका समय होता है। फिर समझ लीजिए आज टेस्ट अगर रखा है तो 3 दिन हम टेस्ट कंटिन्यू रखते हैं, तीसरे दिन के बाद वो टेस्ट फिर से अवेलेबल नहीं होता। तो टेस्ट देना आपको 3 दिन में कंपलसरी है। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग ही सिलेबस हमारा कंप्लीट होता है। टेस्ट हर हफ्ते में होगा या नहीं होगा, टेस्ट के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, इसलिए क्लास में डिसिप्लिन रहता है और टेस्ट के अकॉर्डिंग ही हम पूरा सिलेबस कवर करते हैं। तो ये टेस्ट हमारा ये क्लास का बहुत एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हर हफ्ते में आपका टेस्ट होगा 7-8 दिन के बाद, और फिर उसकी रैंकिंग आपको समझ में आएगी कि क्लास में आपकी रैंक कितनी है। और टेस्ट होता है इसलिए हम पढ़ते हैं, अदरवाइज हम नहीं पढ़ते, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी याद रखें कि हर टेस्ट आपको कंप्लीट करना है, जो क्लास का 7-8 दिन के बाद टेस्ट होगा, टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मोस्टली एक स्टाइपेंड का सवाल जनरली स्टूडेंट्स के मन में होता है। वैसे तो सबको पता है, लेकिन मैं फिर भी बोल देता हूँ कि स्टाइपेंड जनरली कितना मिलता है। अभी आज के तारीख में अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र में 75,000 पर मंथ इतनी स्टाइपेंड मिलती है। महाराष्ट्र में अभी स्टाइपेंड काफ़ी बढ़ चुका है, और बाकी हाईएस्ट अगर स्टाइपेंड देखोगे तो फिर BHU जैसे या फिर जो तिब्बिया दिल्ली का इंस्टीट्यूट है, जिसमें नियरली 1 लाख तक महीने का इतना स्टाइपेंड मिल जाता है। तो ये है कि आप स्टाइपेंड भी अच्छा यहाँ पे है आजकल, पहले जैसा नहीं रहा। हमारे टाइम पे एक 20-25 हज़ार स्टाइपेंड मिलता था, लेकिन अभी 10-12 साल के अंदर में काफ़ी सारा इन्हें चेंजेस हो चुके हैं, और महाराष्ट्र में भी 75,000 पर मंथ इतना स्टाइपेंड मिलता है। हर स्टेट में सेम स्टाइपेंड नहीं है, किसी में कम भी है। जैसे समझ लीजिए केरला साइड अगर आप देखोगे तो फिर 45,000 है,
जामनगर जयपुर में भी अगर ऐसे ही 50,000 तक मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा स्टाइपेंड रहेगा तो फिर BHU में है या फिर तिब्बिया में है। लेकिन स्टाइपेंड का सोच के मत पढ़ाई कीजिए। जनरली एक अच्छा सब्जेक्ट, फिर अच्छी इंस्टीट्यूट और फिर स्टाइपेंड, तीनों का कॉम्बिनेशन रहना चाहिए। एक अच्छा सब्जेक्ट मिले, सर्जरी हो या फिर समझो गायनेक हो, फिर ENT, ऑप्थेम, पीडियाट्रिक, या फिर समझ लीजिए कि काय चिकित्सा हो, क्लिनिकल सब्जेक्ट आपको मिले, अच्छे इंस्टीट्यूट में मिले जहाँ पे एक्सपोजर रहे, और तीसरा फिर स्टाइपेंड। ये तीनों का अगर कॉम्बिनेशन अगर आपको मिलता है तो ये सबसे बेहतर ऑप्शन है। तीनों का कॉम्बिनेशन होने के लिए आपको अभी से पढ़ना ज़रूरी है। और स्टाइपेंड मैंने जैसे बोला वैसे कि अगर आप अभी से पढ़ते हो तो फिर इंटर्नशिप के बाद आप घर से पैसे लेने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि 75,000 स्टाइपेंड इतना पर मंथ मिलता है महाराष्ट्र में। और बाकी भी स्टेट में नियरली सबसे कम भी रहेगा तो फिर 30 से लेकर 40,000 स्टाइपेंड तो हर स्टेट में मिलता ही मिलता है। तो ये एक सबसे कम अमाउंट अगर देखोगे तो नियरली 30,000 कुछ है आसाम या फिर कर्नाटक साइड में, और सबसे ज़्यादा है तो 1 लाख है पर मंथ, और बीच में अगर देखो तो नियरली महाराष्ट्र में 75,000 पर मंथ है। ये भी स्टाइपेंड का भी अगर आपका सवाल रहेगा मन में तो मैंने पूरा क्लियर कर दिया कि ऐसे जनरली इस रेंज में स्टाइपेंड अलग अलग स्टेट में अलग अलग अमाउंट में मिल जाता है। इसके बाद एक जनरल डिस्कशन मैं क्लास में करूँगा कि ऑलमोस्ट 12-13 साल मैंने इस फील्ड में पढ़ाया है, और अगर कोई मुझे सवाल पूछता है कि सर ऐसा कौन सा फैक्टर है या फिर कौन सा ऐसा क्वालिटी है जिससे कारण स्टूडेंट सक्सेसफुल होते हैं, भले वो PGCET में हो या फिर समझ लीजिए प्रैक्टिस में हो, लाइफ में हो पूरे अपने, और ऐसा कौन सा क्वालिटी नहीं है जिसके कारण फेलियर भी होते हैं। तो इतने सारे स्टूडेंट्स को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि एक सिंगल क्वालिटी मैंने खुद भी मेंटेन किया काफ़ी, क्योंकि बोलते हैं ना कि दूसरों को सजेशन देना बहुत आसान है लेकिन खुद को इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन ये एक सिंगल क्वालिटी मैंने खुद के लिए भी मेंटेन किया है, और वो होता है कंसिस्टेंसी। में हमेशा बोलता हूँ क्लास में कि कंसिस्टेंट अगर कोई आदमी है तो बहुत, बोलते हैं ना, एवरेज भी रहेगा तो बहुत एक्सेलेंट परफॉर्म कर सकता है। और PGCET में यही है कि आप बोले कम पढ़ो, एक हाथ दूसरा दिन आपका वेस्ट भी जाएगा, लेकिन आप कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो हमेशा। यही सबसे डिफिकल्ट है इस फील्ड में कि आप शायद आज भी पहला टेस्ट पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, एक हाथ दूसरा महीना पढ़ लोगे, फिर उसके बाद आप भी पढ़ाई शायद छोड़ सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बोलते ना कि गिव अप नहीं करना है, आपको लास्ट तक मेंटेन रखना है, बस क्लास के साथ चलना है। ये कंसिस्टेंट रहना इतना आसान नहीं है। आप ये धीरे धीरे अनुभव करोगे कि आपका पढ़ाई पहले दूसरे महीने में तो ठीक चलेगा, लेकिन तीसरे चौथे महीने में शायद आपका उतना एनर्जी नहीं रहेगा, 5वें छठे महीने में और कम हो जाएगा। तो ये सब होगा कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इतना आसान नहीं, यही इस फील्ड का सबसे बड़ा डिफिकल्ट पॉइंट है। तो ये मेरा अनुभव है कि 12 साल 13 साल का, कि 12 साल समझ लीजिए इस फील्ड में मैं हूँ तो मैं कितना कंसिस्टेंट हूँ, बिकॉज मैंने यही देखा है कि मैं कंसिस्टेंट हूँ, इसके लिए लोग मेरे पास आते हैं। तो यही है कि कंसिस्टेंसी अगर आप स्टूडेंट भी मेंटेन कर दे तो डेफिनेटली उसको सक्सेस मिल जाती है। तो आप एवरेज भी स्टूडेंट हो तो क्लास के साथ चलते रहिए, हर दिन थोड़ा ना थोड़ा पढ़िए, यही इसका सबसे नहीं सक्सेस का फॉर्मूला है ये इस फील्ड का। तो मैं पहले दिन में आपको बोलता हूँ कंसिस्टेंट अगर आप रहोगे तो एवरेज स्टूडेंट होने के बाद भी आप एक्सेलेंट परफॉर्म कर सकते हो। तो ये ऑलमोस्ट पहला लेक्चर मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया है। आपके भी कुछ सवाल रहेंगे तो मुझे व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो, लेकिन मैंने जितना एक बेसिक जानकारी चाहिए एक स्टूडेंट को उतना मैंने यहाँ पे आज के पहले लेक्चर में कवर कर लिया है।